दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मुंबई के एक छोटे से कस्बे की बात है। एक बिल्डिंग में कुछ लोग रहते थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। अचानक उस बिल्डिंग के एक फ्लैट से बदबू आने लगी, जो इतनी बुरी थी कि लोगों का वहां से गुजारना मुश्किल हो गया। जब भी लोग काम से घर वापस आते या औरतें घर से निकलती, तो उस बदबू से बचने के लिए अपनी नाक पर रुमाल रखकर ही गुजरती थी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद बिल्डिंग में कोई चूहा या बिल्ली जैसे जानवर मर गया होगा। लोगों ने अपने अपने घरों की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बदबू और ज्यादा बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे सबको यह एहसास हुआ कि यह किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी इंसान की लाश की बदबू है। यह सुनकर सबकी आंखें फाती की फाती रह गई। लेकिन आखिर मामला क्या था? उस बिल्डिंग के फ्लैट से इंसानी लाश जैसे बदबू क्यों आ रही थी? आखिर ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसने सबको हिलाकर रख दिया? उस बिल्डिंग में 4 अपार्टमेंट्स थे: 70, भात, तिह और चौ। अब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। सवा सता एक वाले ने सता द्वा वाले से पूछा, और इसी तरह सब आपस में पूछताछ करने लगे। फिर सब ने मिलकर साथ 154 वाले फ्लैट में रहने वाले शख्स से बात करने का फैसला किया। जब सब वहां पहुंचे, तो उस शख्स ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। शुरुआत में लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सबको यह महसूस हुआ कि जितनी भी बदबू आ रही थी, वो सब उसी फ्लैट से आ रही थी। जब लोगों ने लगातार दरवाजा खटखाया और काफी कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक से उसी कमरे से बदबू की जगह खुशबू आने लगी। इसे सबको यह एहसास हुआ कि कमरे के अंदर जो भी शख्स है, उसने अभी अभी रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया है। लोग तुरंत नीचे आ गए और बिल्डिंग के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा, सर, हमारे फ्लैट्स में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, कृपया इसका कुछ समाधान निकालिए। लेकिन मैनेजर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वक्त बीतता गया, बदबू बढ़ती गई। लोगों ने यह ठान लिया कि वो उस कमरे में रहने वाले शख्स से बात करके ही रहेंगे। उस फ्लैट में जलील नाम का एक आदमी रहता था। जब दूसरे अपार्टमेंट का एक शख्स उसके कमरे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी जलील कमरे से बाहर आया। उसके सामने खड़ा शख्स जलील को देखकर कहने लगा, तुम्हारे अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, और इस बदबू की वजह से हमारे 7वें माले पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हें अपने कमरे की सफाई कर लेनी चाहिए, हो सकता है तुम्हारे कमरे में कोई जानवर मर गया हो। जलील ने जवाब दिया, अच्छा, बदबू आ रही है? मुझे तो कोई बदबू महसूस नहीं हुई, और इस बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। खैर, जब मैं शाम को काम से लौटूंगा, तब सफाई कर लूंगा। इतना कहकर जलील वहां से तुरंत निकल गया। वो आदमी वहीं खड़ा सोचने लगा, हम लोग बाहर खड़े होकर इतनी बदबू से परेशान हो रहे हैं, और ये शख्स अपने कमरे में रहते हुए इस बदबू के साथ कैसे जी रहा है? वो आदमी जल्द ही बिल्डिंग के बाकी लोगों के पास गया और उन्हें बताया कि जलील की हरकतें यूं ठीक नहीं लग रही थी। सब लोग मिलकर बिल्डिंग के मैनेजर के पास गए और इस मामले पर चर्चा की। तब उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला हुआ था, जहां एक शख्स ने एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। अब उन्हें शक होने लगा कि कहीं ऐसा ही कुछ 70-7 चौथा नंबर के कमरे में ना हो रहा हो। 100-104 में रहने वाला जलील और उसकी बीवी बाकी लोगों से अलग थलग रहते थे। उस बिल्डिंग के बाकी फ्लैट्स में लोग आपस में काफी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जलील हमेशा चुपचाप रहता था और सिर्फ अपने काम से काम रखता था। उसकी बीवी भी किसी से ज्यादा घुलती मुलती नहीं थी, बस चुपचाप रहती थी। लोगों ने सोचा कि शायद उनके कमरे में कोई बड़ी समस्या चल रही हो। जब कोई समाधान नहीं मिला, तो सबने मिलकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई और बिल्डिंग के मैनेजर ने उन्हें 754 नंबर के फ्लैट के बाहर ले जाकर बदबू के बारे में बताया। पुलिस वालों ने बदबू को महसूस करते ही अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे मामले उन्होंने पहले भी देखे थे। पुलिस ने वहां खड़े लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और लोग कमरे से पीछे की तरफ भागने लगे।
बदबू इतनी ज्यादा थी कि सहना करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने मास्क लगाकर फिर से कोशिश की और कमरे के अंदर घुसी। कमरे में घुसते ही पुलिस ने देखा कि जमीन पर लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी हुई थी। यह देखकर पुलिस को शक हुआ। सबसे पहले पुलिस वाले बेडरूम में गए, फिर बाथरूम की जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फ्रिज की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें शाक था कि देली वाली घटना यहां भी दोहराई गई होगी। लेकिन फ्रिज में कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस वाले किचन में पहुंचे। किचन में जो उन्होंने देखा, उसे उन्हें सारी हकीकत समझ आ गई। किचन में दो बल्तियां और एक दुब रखा हुआ था, जिनमें खून भरा हुआ था। खून के साथ उन बल्तियों में छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे। लेकिन अभी भी यह साफ नहीं हो पाया था कि यह मांस के टुकड़े किसी जानवर के हैं या इंसान के। उनमें से कई लोग यह सोच रहे थे कि यहां जरूर कुछ गलत हो रहा है। कुछ ने तो यह भी अंदाजा लगाया कि शायद यह लोग कसाई हैं और ये जो सारे टुकड़े हैं, ये किसी जानवर के हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी यह सोच बदल गई जब उन्होंने एक बल्टी में एक इंसानी टांग देखी। उसके अलावा वहां और भी छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। पुलिस ने और गहरे से जांच की और पाया कि रसोई में एक प्रेशर कुकर भी है, जो ढका हुआ था। जैसे ही पुलिस ने प्रेशर कुकर खोला, उनके सामने एक और चौंकाने वाला दृश्य आया। प्रेशर कुकर के अंदर भी मांस के कई टुकड़े भरे हुए थे। चूल्हे पर एक तवा भी रखा था, जिसे जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उसी तवा पर मांस को भूनने का निशान था। पुलिस के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो इंसान कौन था जिसे इस तरह से मार दिया गया। इसी बीच पुलिस को एक कटी हुई चूड़ी मिली, जो किसी औरत की थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये सभी टुकड़े एक औरत के हैं। अब तक उनके पास एक सुराग था, लेकिन उन्हें पता करना था कि यह औरत कौन थी। पुलिस ने पास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि यहां एक जोड़ा रहता है, जलाल और उसकी बीवी मुबीना। जलाल को सुबह देखा गया था, लेकिन मुबीना को 2-3 दिन से कोई नहीं देख पाया था। अब पुलिस को शक था कि शायद यह मुबीना ही है, लेकिन सच क्या था, यह जलाल ही बता सकता था। पुलिस ने तय किया कि उन्हें जलाल को पकड़ना होगा, लेकिन एक समस्या थी। अगर उन्होंने यूं अचानक पकड़ लिया तो वो भाग सकता था। इसलिए पुलिस ने योजना बनाई कि वो 2 पुलिस कर्मियों को सिविल कब्जों में बिल्डिंग के अंदर छोड़ देंगे, जबकि बाकी लोग बाहर उसके आने का इंतजार करेंगे। इससे जलाल को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब पुलिस जलाल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई, जलाल काम से वापस आया। पुलिस ने उस चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस वालों ने फौरन जलाल को पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की गई कि उसके कमरे में क्या हो रहा था और उसकी बीवी कहाँ है, तो जलाल के तो होश उड़ गए। फिर वह कहने लगा, साहिब, चलो कमरे में बैठकर मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूं और यह भी बता देता हूं कि इन सब चीजों में मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस वालों ने कहा, गलती किसकी है, यह तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन तुमने जो कुछ किया उसके बारे में खुलकर बताओ। जलाल ने जल्दी से सिगरेट का कश लिया और फिर अपनी बात शुरू की। उसने बताया, मैं एक छोटे से घर में अपने माँ बाप के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी करता था। जब मैं जवान हुआ तो मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था। बेरोजगार तो मैं पहले ही था, कभी काम मिलता कभी नहीं। लेकिन फिर मैं एक पक्की जगह पर नौकरी करने लगा। वो एक परिचून की दुकान थी। मैं दुकान अच्छे से चला रहा था। आसपास के लोग वहां से सामान खरीदते थे और मेरी भी बहुत इज्जत करते थे। मेरी काफी जान पहचान हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस दुकान पर एक औरत आई जो सामान खरीद कर चली गई। वो अक्सर मेरी दुकान पर आने लगी और मुझे वो अच्छी लगने लगी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन अचानक एक हादसा हुआ। एक कार की टक्कर से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा काफी खून बह गया। मुझे खून चढ़ाया गया ताकि मेरी जान बच सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से बीमार पड़ गया। जब मैंने हॉस्पिटल जाकर अपने टेस्ट कराए तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मैंने और टेस्ट करवाए और अंदाजा हुआ कि जिस खून से मेरी जान बचाई गई थी, उसी की वजह से मुझे यह बीमारी हुई। मैंने इलाज करवाना शुरू किया और फिर से अपने काम पर लौट आया। उसी दुकान पर फिर से मेरी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिसका नाम मुबीना था। अब हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे, क्योंकि अब दोस्ती प्यार में बदलने वाली थी। और फिर वो दिन आ गया जब हमने शादी कर ली। हम दोनों एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अब खर्चे काफी बढ़ चुके थे। पहले तो मैं अकेला था, अब बीवी आ चुकी थी।
मैंने अपना छोटा सा मकान किराए पर दे दिया, जहां से मुझे 75 पैसे महीना किराया मिल रहा था। खुद मैं एक फ्लैट में कम किराए पर रहने लगा, जहां मेरा खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए आता था। इस तरह मेरे पास 25,000 रुपए बच रहे थे। मेरी बीवी शादी से पहले अपने चाचा के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उसकी माँ ने अपनी पांचों बेटियों को लेकर अलग घर में चले गई थी। उसकी माँ के चाचा बहुत अच्छे इंसान थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके चाचा की मौत हो गई। इस दुख को वाह सही कर रही थी कि कुछ महीनों बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब ये पांचों बहनें मिलकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात मुबीना से परचून की दुकान पर हुई थी, और आज हम दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा था और हम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन परचून की दुकान किसी वजह से बैंड हो गई और मेरी नौकरी हाथ से चली गई। अब हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा था। नौकरी छूटने के बाद घर में पैसों की तंगी आ गई थी और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। मुबीना मुझसे हर वक्त पैसों की मांग करती। हर समय उसकी जबान पर पैसों की बातें रहती। मैं कहां से खाऊं, कहां से पहनूं। वो मुझसे कहती कि मैं कहीं और जाकर काम ढूंढ लूं। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया और मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उस फैक्ट्री में बहुत सी औरतें भी काम करती थी। मेरी बीवी को शाक की बीमारी ने घेर लिया। जब मैं शाम को थकाहारा घर लौटता तो वो मुझ पर शाक करती और तरह तरह की बातें सुनाती। कभी मेरा मोबाइल छीन लेती, तो कभी बहाने बनाकर बुरी बुरी बातें बोलती, जिससे मेरा गुस्सा भड़क जाता। मैंने अपनी बीवी को कई बार सफाई दी, लेकिन वो किसी भी तरह नहीं समझी। एक दिन मैं तंग आकर अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मार बैठा। उसने रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लिया। जैसे तैसे करके मैं काम पर निकल गया। पूरा दिन फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन मेरे मन में बीवी की बातें ही घूमती रही। मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी को हिदायत दे। शाम को जब मैं घर लौटता और कमरे का दरवाजा खोला, तो मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई। मेरी बीवी जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके आसपास कुछ दवाइयां बिखरी हुई थी। मैंने भागकर उसे उठाया। उसके मुंह से झाग निकाल रहा था और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने जहर खा लिया था। पुलिस ने मुझसे पूछा, अगर तेरी बीवी ने जहर खा लिया था तो तुम पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? मैंने दाढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे डर था कि पुलिस मुझे ही दोषी ठहराएगी और जेल भेज देगी, क्योंकि गलती तो मेरी बीवी की थी और मैं बाली का बकरा बन जाता। इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा दूं। लेकिन पूरी लाश को ऐसे ही बाहर ले जाना मुश्किल था, क्योंकि मैं 7वीं मंजिल पर रहता था। अगर मैं लाश को बाहर ले जाता तो कोई ना कोई मुझे देख लेता और सवाल करता, तू ये क्या कर रहा है? तब मैं उन्हें क्या बताता? फिर मैंने फैसला किया कि बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। सबसे पहले मैं शहर जाकर कुछ औजार खरीद लाया, जैसे कि हथौड़ा, आरी, लकड़ी काटने वाली कत्तर और कुछ और सामान। फिर मैं घर लौट आया और बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। लेकिन मुझे पता था कि मैं ये काम बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगा और थोड़े ही वक्त में लाश सड़ने लगेगी और बदबू आने लगेगी, क्योंकि इंसान की लाश की बदबू जानवर की लाश से कहीं ज्यादा भयंकर होती है। ये बात मुझे अच्छे से पता थी। तब मैंने सोचा कि इस बदबू को खत्म करने का एक ही तरीका है। मैंने एक प्रेशर कुकर ले आया और बीवी की लाश के कुछ टुकड़े उसमें डालकर उबालने लगा। उबालने के बाद मैं उन्हें तवे पर फ्राई कर लेता था। मेरा प्रेशर कुकर में उबालने का मकसद था कि टुकड़ों के अंदर से कोई बदबू बाहर ना आए, और तवे पर फ्राई करने से पूरी तरह से बदबू खत्म हो जाती थी। ऐसा करने से बदबू कम हो गई थी। प्यूरे जिस्म के हिस्से पिघालकर पूरी तरह से तराल हो जाते थे और मैं उन्हें बाथरूम में जाकर फ्लश कर देता था। जो मांस के टुकड़े बच जाते, उन्हें मैं एक प्लास्टिक बैग में डालता और जब काम पर जाता तो उन्हें अपने साथ ले जाता। मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठकर काम पर निकाल जाता था, ताकि लोग मुझे देख ना पाए। मैं उस वक्त निकालता जब आसपास के लोग सो रहे होते थे। फिर मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर फेंक देता, जहां कुत्ते होते थे, और वो इन टुकड़ों को खा लेते थे। इस सोसाइटी में रहने वाले सब लोग इस बात से हैरत थे कि ये कुत्ते हर रोज हमारे ही इंतजार में क्यों रहते हैं। कोई इन्हें खाने को कुछ देगा। जब लोग कुत्तों को रोटियां डालते तो कुत्ते उन्हें सूंघ तक नहीं थे।
लोग परेशान थे कि आखिर माजरा क्या है। असल में मैं अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े कर, उन्हें उबाल कर और तवे पर फ्राई करके कुत्तों को खिला देता था। जब कुत्तों का पेट गोश्त से भर जाता तो उन्हें और कुछ क्यों चाहिए होता। पुलिस वाले जलील की बातें सुन सुनकर दंग थे। उन्हें उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि यही अपनी बीवी का कातिल है। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दय कैसे हो सकता है। पुलिस को पूरा यकीन था कि जलील ने ही अपनी बीवी को मारा है और अब खुद को बचाने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है। पुलिस ने सोचा कि अब इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम किसका किया जाए। जलील ने तो पहले ही अपनी बीवी के जिस्म के बाकी हिस्सों को कुत्तों को खिला दिया था। सिर्फ एक टांग ही बची थी। पुलिस ने अब घर की पूरी तलाशी शुरू कर दी ताकि कोई और हिस्सा मिले जिसे पोस्टमार्टम करवाया जा सके। पुलिस जलील से लगातार पूछताछ कर रही थी और उसकी काफी पिटाई भी हो चुकी थी, लेकिन जलील अब भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। जलील ने पुलिस के हर सवाल का जवाब बड़ी चालाकी से दिया, लेकिन पुलिस को यकीन हो गया था कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। प्यूर मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि जलील ने अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ठीक उसी वक्त पुलिस को एक गवाह मिला जो जलील की बीवी के बारे में जानता था। यह गवाह जलील के पड़ोस में रहने वाली एक औरत नाजिया थी। नाजिया ने पुलिस को बताया, जलील अक्सर अपनी बीवी को पीता था। मैंने कई बार यूं से रोते हुए सुना है। एक बार उसकी बीवी ने मुझसे कहा था कि वो अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने यह भी बताया था कि जलील के किसी और औरत के साथ नाजायज रिश्ते हैं। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्होंने नाजिया से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जलील का किसी और औरत के साथ रिश्ता था? नाजिया ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने खुद उस कई बार देर रात बाहर जाते देखा है और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पुलिस अब जलील पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस की जांच की। वहां उन्हें एक नंबर मिला जिसे वह अक्सर बात करता था। यह नंबर एक लड़की का था जिसका नाम शबाना था। पुलिस ने तुरंत शबाना को हिरासत में न लिया। शबाना ने कबूल किया कि वो जलील के साथ रिश्ते में थी और जलील उसे शादी करना चाहता था। उसने यह भी बताया कि जलील अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी राजी नहीं थी। वो बार बार कहती थी कि अगर जलील ने उसे छोड़ा तो वो खुद को मार लेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वाकई ऐसा करेगी, शबाना ने डरते हुए कहा। अब पुलिस ने जलील से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पिटाई के बाद जलील ने आखिरी कर सच उगल दिया। उसने कहा, हाँ, मैं शबाना से प्यार करता था, लेकिन मेरी बीवी बार बार मुझे धमकी देती थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। उस दिन जब मैंने उस थप्पड़ मारा तो उसने मुझसे कहा कि अब वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने सोचा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब मैं शाम को घर लौटता तो उसने सच में अपनी जान ले ली थी। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, तो ट्यून उसकी लाश को टुकड़ों में क्यों बांधता? जलील ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे डर था कि अगर किसी को पता चला कि उसने खुदकुशी की है तो लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। इसलिए मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को यह कहानी अधूरी लगी। उन्होंने जांच आगे बढ़ाई और जलील के घर की दीवारों और फर्श से खून के धब्बे इकट्ठे किए। यह खून एक तेज धार वाले हथियार से कटने का सबूत दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जलील की बीवी की मौत जहर खाने से नहीं, बल्कि गला काटने से हुई थी। पुलिस ने जलील से कहा, तू झूठ बोल रहा है, तेरी बीवी ने खुदकुशी नहीं की थी, तूने उसका कत्ल किया है। जलील अब पूरी तरह टूट गया और उसने कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा। वो बार बार मुझे ताने देती थी, मुझे नीचा दिखाती थी, और जब उसने शाबाना के बारे में जान लिया तो उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। गुस्से में आकर मैंने उसका गाला काट दिया। जलील को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में यूं से अपने गुनाहों की सजा मिली। जज ने कहा, तेरा गुनाह माफ करने लायक नहीं है। तूने न सिर्फ अपनी बीवी का कत्ल किया, बल्कि उसके जिस्म के साथ जो किया वो इंसानियत के खिलाफ है। जलील को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शबाना को भी अदालत ने साजिश रचने पर